नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विथ रजनीश में। हम लोग भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत के भौगोलिक क्षेत्र को 5 भागों में बांटकर अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने उत्तर के पर्वतीय प्रदेश, उसके बाद दक्षिण के पठारी प्रदेश और फिर मध्यवर्ती मैदान के बारे में बात कर लिया है। आज हम लोग समुद्र तटीय मैदान के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्री सीमा बनाते हैं, तो समुद्र तटीय मैदान का विस्तार भी उन्हीं 9 राज्यों में है। आप सभी जानते होंगे, अगर आप पिछले वीडियो को देखे हैं भारत की स्थिति एवं विस्तार वीडियो संख्या 2 को, तो आपको पता होगा कि वे कौन कौन से 9 राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्रों से लगती है। मैंने वहाँ पे कोडिंग के माध्यम से बताया है। यहाँ पे भी मैं आपको बता दूँ कि जो 9 राज्य हैं वो हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। अगर इसको याद करना है तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, MGK बोर्ड प्लस गुजरात, ठीक है ना। हम लोग कोडिंग के माध्यम से जब भारतीय राज्यों की स्थिति देख रहे थे तो मैंने सारे राज्यों की स्थिति को कोडिंग के माध्यम से बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है। आप इसे देख के भी याद कर सकते हैं। MGK के महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और बोट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु प्लस गुजरात। गुजरात एक ऐसा राज्य है, गुजरात और पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जो पड़ोसी देश से स्थलीय सीमा भी बनाता है और जलीय सीमा भी बनाता है, ठीक है ना। तो जो समुद्र तटीय मैदान है उनका विस्तार इन्हीं 9 राज्यों में है। समुद्र तटीय मैदान है उसका विस्तार इन्हीं 9 राज्यों में है। हम लोगों ने मध्यवर्ती मैदान के अंतर्गत पढ़ा था कि समुद्र जो मैदान का निर्माण होता है वह नदियों के द्वारा लाए गए मलबों के निक्षेप से होता है। नदियां 3 तरह के कार्य करती हैं, अपरदन, परिवहन, निक्षेपण, और यह तीनों कार्य लगभग एक साथ चलते रहता है, ठीक है। तो नदियां जब पर्वतों से निकलती हैं तो जब मैदानी भाग में आती हैं तो मलबा का निक्षेप करती हैं। देखिए, यहाँ पे हिमालय से निकलने वाली नदियों ने उत्तर से जो हिमालय से नदियां निकलती हैं उन नदियों ने क्या किया कि मैदानी भाग में मलबा का निक्षेप किया और एक संरचनात्मक मैदान का निर्माण किया, जिसे मध्यवर्ती मैदान कहते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ से पश्चिमी घाट पर्वत से निकलकर और प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर कुछ नदियां जो है वो पश्चिम की ओर और पूरब की ओर बहते हुए दोनों तटों पे इसी तरह के मैदान का निर्माण किया है। आज हम लोग इन्हीं मैदानों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिम में स्थित पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में बात करेंगे। तो इस तरह से देख सकते हैं आप कि पश्चिम में जो है वो पश्चिमी तटीय मैदान और पूरब में जो है पूर्व तटीय मैदान। अगर आप हेडिंग देते हैं समुद्र तटीय मैदान को तो इसको लिख सकते हैं पहले पॉइंट में कि समुद्र तटीय मैदान को 2 भागों में बांटा जाता है, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्व तटीय मैदान। क्लियर है। सबसे पहले हम लोग पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में बात करेंगे। पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक है। पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार कितने राज्यों में है? तो आप कह सकते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, ठीक है ना। तो इन्हीं राज्यों में पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार है और यह किसके समानांतर है? तो अरब सागर के समानांतर है। अगर बात किया जाए कि पश्चिमी तटीय मैदान की सर्वाधिक चौड़ाई किस राज्य में है तो सीधा सा आंसर होगा गुजरात में। गुजरात में पश्चिमी तटीय मैदान की सर्वाधिक चौड़ाई है। पश्चिमी तटीय मैदान को मोटा मोटी 2 भागों में बांटा गया है। उत्तरी भाग को कोंकण तट कहते हैं और दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं। आप इसको लिख सकते हैं, पश्चिमी तटीय मैदान को 2 भागों में बांटा गया है, कोंकण तट और मालाबार तट। सबसे पहले हम लोग कोंकण तट के बारे में बात करेंगे। आप कोंकण रेलवे का नाम सुने होंगे। कोंकण रेलवे जो है वो कोंकण तट के पास ही चलती है, ठीक है। हम लोग कोंकण तट के बारे में बात करेंगे। कोंकण तट में आप लिखें, कोंकण तट को 2 भागों में बांटा गया है। देखिएगा, ये देखिए, ये यहां से यहां तक कोंकण तट है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये यहां से लेकर यहां तक कोंकण तट को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? महाराष्ट्र तट और गुजरात तट, ठीक है। लिखिए, कोंकण तट का विस्तार गुजरात से लेकर गोवा तक है। लिख लिया, कोंकण तट का विस्तार गुजरात से लेकर गोवा तक है। यहां पे देखिएगा, कोंकण तट को 2 भाग में बांटा गया है, गुजरात तट और महाराष्ट्र तट। सबसे पहले हम लोग गुजरात तट के बारे में बात करेंगे। गुजरात तट आप हेडिंग दे दें और लिखते चलें। मैं जो भी बात बोलूं वो आप लिखेंगे, क्योंकि अगर आज मैं यहाँ पे बोल रहा हूं तो मैंने भी कई बार कई लोगों की बातों को सुना है और उसे लिखा है, समझा है, तब आज मैं यहाँ पे खड़ा होकर बोल रहा हूं। तो जो भी मैं बोलता हूं आप उसे लिखने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, कोंकण तट जो है
उसको दो भागों में बांटा गया है। इसका जो उत्तरी भाग है जिसे गुजरात तट कहते हैं और दक्षिणी भाग है उसे महाराष्ट्र तट कहते हैं। तो गुजरात तट जो है वो कच्छ के रण से लेकर दमन तक है, कच्छ के रण से लेकर दमन तक, ठीक है। दमन केंद्र शासित प्रदेश है, कहां है? गुजरात में। ये देखिए ये दमन है, तो कच्छ से लेकर दमन तक गुजरात तट का विस्तार है। इसके अगले पॉइंट में लिख सकते हैं गुजरात तट का विस्तार मुख्य रूप से गुजरात राज्य में ही है। गुजरात तट का विस्तार मुख्य रूप से गुजरात राज्य में ही है, ठीक है ना। आगे लिखिए, गुजरात तट के अंतर्गत दो प्रमुख तटीय मैदान आते हैं, कच्छ का रण और काठियावाड़। देखिए गुजरात का जो प्रायद्वीपीय संरचना बाहर की ओर निकला हुआ है ना, ये ऊपर वाला जो है वो कच्छ है और नीचे वाला काठियावाड़ है। प्रायद्वीप किसे कहते हैं हम लोग पढ़ चुके हैं, यह दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है। तो इसे प्रायद्वीप आखिर क्यों कहा जाता है? तो प्रायद्वीप इसलिए क्योंकि प्रायद्वीप का एक सिरा जो होता है वो स्थल से जुड़ा होता है और तीन सिरा जो होता है समुद्रों से घिरा होता है। आप देख सकते हैं अगर यह प्रायद्वीपीय संरचना है तो इसका जो इधर है, इधर और इधर समुद्रों से है, हिंद महासागर से है। तो वैसे ही यहाँ पे देखिए काठियावाड़ का प्रायद्वीप जो है और कच्छ का प्रायद्वीप यह गुजरात के अंतर्गत है और यहाँ भी समुद्र तटीय मैदान का निर्माण हुआ है। कैसे हुआ है? तो नदियां इन क्षेत्रों से निकलकर और पश्चिमी घाट में पश्चिमी घाट को पार करके क्या हुआ है कि पार करके और अरब सागर में अपना जल गिराई हैं। तो नदियां अपने मार्ग में मलबे के निषेध करके समुद्र तटीय मैदान का निर्माण कर रही हैं। तो उसी प्रकार से कच्छ तट और काठियावाड़ तट का भी निर्माण हुआ है। यहाँ पे देखिए, इसमें लिखिएगा गुजरात तट के अंतर्गत थे। गुजरात तट के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख बंदरगाह आते हैं। आप उसमें लिखिए दमन, दीव, कांडला, ओखा, द्वारिका। ये सारे बंदरगाह हैं, कहाँ आते हैं? गुजरात तट के अंतर्गत गुजरात में। कांडला एक महत्वपूर्ण बंदरगाह हो जाता है। आप छोटा सा हेडिंग दे देंगे कांडला और लिखेंगे यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है जिसका निर्माण आजादी के बाद सर्वप्रथम किया गया था। जिसका निर्माण आजादी के बाद सर्वप्रथम किया गया था। कांडला बंदरगाह का निर्माण क्यों किया गया था? तो यह एक प्रश्न यहां से भी उठ सकता है कि क्यों आखिर किया गया था कांडला बंदरगाह का निर्माण। तो हम लोग पढ़े हैं, हम लोग जानते हैं कि आजादी के बाद क्या हुआ कि भारत का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। तो भारत में पहले व्यापार होते थे, जो बंदरगाह है अधिकांश व्यापार बंदरगाहों के माध्यम से ही होता है, जलीय मार्ग से। तो यहाँ पे एक कराची शहर है जो कि सिंधु नदी के तटीय भाग में, डेल्टाई भाग में बसा हुआ है। और कराची पोर्ट जो था वो काफी इंपॉर्टेंट था भारतीय व्यापार के दृष्टि से, लेकिन कराची तो पाकिस्तान में चला गया। तो कराची के विकल्प के रूप में कांडला बंदरगाह का निर्माण किया गया था, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करेंगे महाराष्ट्र तट के बारे में। आप हेडिंग दे देंगे महाराष्ट्र तट। लिखिए इसका विस्तार दमन से लेकर गोवा तक है। इसका विस्तार दमन से लेकर गोवा तक है। अगला पॉइंट में लिखिए महाराष्ट्र तट को कोंकण तट भी कहते हैं और इसका विस्तार 3 राज्यों में है। महाराष्ट्र तट को कोंकण तट भी कहा जाता है और इसका विस्तार 3 राज्यों में है। कहां कहां है? गुजरात में है, महाराष्ट्र में है और गोवा में भी है, ठीक है ना। लेकिन अगर मुख्य विस्तार की बात किया जाए, अगर महाराष्ट्र तट के मुख्य विस्तार की बात किया जाए तो नाम से ही जाहिर है कि महाराष्ट्र राज्य में होगा। समझ पा रहे हैं? चलिए इसमें लिखिए इसमें महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में मुंबई बंदरगाह और नहवा सेवा बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह और नहवा सेवा बंदरगाह है। आप अगले पॉइंट में लिखिएगा मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। दोस्तों यहाँ पे प्राकृतिक बंदरगाह एक शब्द आया है, आइए हम इसको समझते हैं। देखिए पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत। पश्चिमी तट और पूर्वी तट, घाट पर्वत नहीं, पश्चिमी तट और पूर्वी तट। पश्चिमी तट पूर्वी तट की तुलना में काफी कटा छटा है। और एक चीज यहाँ पे यह है कि अगर कोई तट कटा छटा हो तो वहां बंदरगाह बनाने की आदर्श स्थिति होती है। आप विश्व के कहीं भी किसी भी देश का बंदरगाह को लें, अगर कोई बंदरगाह कटे छटे भाग में है तो वहां बंदरगाह काफी अच्छा और गहरा बंदरगाह बनता है, ठीक है ना। तो इसी तरह से मुंबई जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है और यह एक प्राकृतिक बंदरगाह, इसको याद रखेंगे। महाराष्ट्र तट के अंतर्गत ही एक और बंदरगाह है जिसका नाम है नहवा सेवा बंदरगाह, जिसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहा जाता है, ठीक है। और यह मुंबई बंदरगाह के बोझ को कम करने के लिए इस बंदरगाह का निर्माण किया गया था, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने पश्चिमी तटीय मैदान के अंतर्गत गुजरात तट,
और महाराष्ट्र तट के बारे में बात किया। ठीक है, अब हम लोग मालाबार तट के बारे में बात करेंगे। आप हेडिंग दे देंगे मालाबार तट। ठीक है ना, देखिए हम लोग पढ़े हैं, और अगर आप भारतीय मानसून पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि भारत में सबसे पहले मानसूनी वर्षा भारत के मुख्य भाग में मालाबार तट के पास ही होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जो शाखा है वो दो भागों में बंटकर प्रवेश करती है भारतीय उपमहाद्वीप में। तो जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जो पश्चिमी शाखा है वह मालाबार तट से प्रवेश करती है और पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर सबसे पहले केरल के मालाबार तट पे वर्षा कराती है। तो ये सारे पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक प्रश्न और यहाँ से उठता है कि मालाबार तट पे दक्षिणी भारतीय मानसून से वर्षा कब होती है? तो जून के पहले सप्ताह में। ठीक है, चलिए दक्षिणी पश्चिमी मानसून मालाबार तट आप हेडिंग दे देंगे, लिखिए मालाबार तट का विस्तार गोवा से लेकर कन्याकुमारी तक है। मालाबार तट का विस्तार गोवा से लेकर कन्याकुमारी तक है। ठीक है ना, तो अगर देखा जाए तो इसका विस्तार कितने राज्यों में हो गया? 4 राज्यों में। कौन कौन? गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। ठीक है, भारत का मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वह कन्याकुमारी है। ठीक है ना, तो इस तरह से मालाबार तट का विस्तार है। मालाबार तट को भी अध्ययन की सुविधा के लिए 2 भागों में बांटा गया है। अब ये 2 भाग कौन कौन से हैं? तो अब देखेंगे कि गोवा से लेकर कोचीन तक के तट को कन्नड़ तट या कर्नाटक तट कहते हैं। मालाबार तट के अंतर्गत गोवा से लेकर कोचीन के तट को कन्नड़ तट या कर्नाटक तट कहते हैं। आप ये पॉइंट लिख लेंगे, लिखिए हेडिंग दे देंगे कर्नाटक तट, और कर्नाटक तट में लिखिए इसका मुख्य विस्तार कर्नाटक में है जबकि आंशिक विस्तार गोवा तथा केरल में भी है। इसका मुख्य विस्तार कर्नाटक में है जबकि आंशिक विस्तार गोवा तथा केरल में भी है। अगला पॉइंट में लिखिएगा इसके अंतर्गत प्रमुख बंदरगाहों में मरमगुआ बंदरगाह तथा मंगलौर बंदरगाह आते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग किसके बात कर रहे हैं? तो पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान का। पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान को 2 भागों में बांटा गया है, कोंकण तट और मालाबार तट। कोंकण तट के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया, अब मालाबार तट के बारे में बात कर रहे हैं। मालाबार तट को 2 भागों में बांटा गया है, कन्नड़ या कर्नाटक तट, और दक्षिण में मालाबार तट या दक्षिणी तट, इसे केरल तट भी कहते हैं। तो मालाबार तट के अंतर्गत हम लोग कर्नाटक तट के बारे में बात कर रहे हैं। कर्नाटक तट के अंतर्गत 2 प्रमुख बंदरगाह पाए जाते हैं। कौन कौन? मरमगुआ बंदरगाह और मंगलौर बंदरगाह। इसमें आप लिखेंगे कि मरमगुआ बंदरगाह से ही गोवा में लौह अयस्क का उत्खनन होता है। तो गोवा से जो भी लौह अयस्क उत्खनित होते हैं वह मरमगुआ बंदरगाह से ही मध्य एशिया में निर्यातित किए जाते हैं। ठीक है, गोवा से जो भी लौह अयस्क का खनन होता है वो मरमगुआ बंदरगाह गोवा में है, वहीं से मध्य एशिया को जाते हैं। ठीक है ना, आगे लिखिए मंगलौर बंदरगाह कर्नाटक में है, और यहां से यानी कि कर्नाटक से उत्खनित होने वाले लौह अयस्क ईरान भेजे जाते हैं। यहां से जो लौह अयस्क उत्खनित होता है वो कहां जाता है? ईरान और इराक जाता है। ठीक है ना, ठीक। अब हम लोग मालाबार तट के बारे में बात करेंगे। आप हेडिंग दे देंगे यह कोचीन से हेडिंग दे देंगे मालाबार तट, और लिखिए यह कोचीन है। यहाँ पे देखिए हमने बताया था कोचीन से लेकर कन्याकुमारी तक है। तो मालाबार तट का जो मुख्य विस्तार है वो केरल में है, हालांकि आंशिक विस्तार कहाँ है? तो तमिलनाडु में भी है। ठीक है ना, मालाबार तट का विस्तार कोचीन से लेकर कन्याकुमारी तक है। आगे लिखिए इसके अंतर्गत प्रमुख बंदरगाह में कोचीन बंदरगाह आता है। इसके अंतर्गत प्रमुख बंदरगाह में कोचीन बंदरगाह आता है। ठीक है, चलिए एक चीज और समझिएगा कि हमने अभी बताया कि जो पश्चिमी तटीय मैदान है, पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान है, वो पश्चिमी तट के साथ काफी कटा छटा रूप में है। चूंकि पश्चिमी तट कटा छटा है, देखिए आप इसको ऐसे समझिएगा, मान लीजिए पश्चिमी तट है और ये काफी कटा छटा है। ठीक है, तो पश्चिमी तट में ये जो कटे छठे भाग में सागरीय जल प्रवेश कर जाते हैं। तो इन्हीं छिछले सागरीय जल को क्या कहा जाता है? लैगून कहा जाता है। छिछले सागरीय जल को लैगून कहा जाता है। और लैगून क्या होते हैं? लैगून एक प्रकार के झील होते हैं, जैसे चिल्का झील लैगून झील का उदाहरण है। ठीक है, बाद के वर्षों में क्या होता है कि मलबे के निक्षेप से ये रास्ता बंद हो जाता है, ये रास्ता बंद हो गया और यह एक झील नुमा आकृति के रूप में। झील क्या है? तालाब का बड़ा रूप है। झील तालाब का बड़ा रूप है।
तो यहाँ पे लैगून झीलों का निर्माण होता है पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान की ओर। केरल में भी ऐसे कई झीलें पाई जाती हैं। केरल में लैगून झील बहुत ज्यादा पाई जाती हैं और इन्हीं लैगून झील को केरल में क्या कहा जाता है? कयाल कहा जाता है। लिखिए, केरल राज्य के अंतर्गत पाए जाने वाले छिछले सागरीय लैगून झीलों को कयाल कहा जाता है। इसके उदाहरण हैं बिंबनाद कयाल, उचम्पाद कयाल, अष्टमुदी कयाल। ठीक है, आप यहाँ पे अब सुने होंगे कि केरल में जवाहरलाल नेहरू नौका दौड़ प्रतियोगिता होता है। ठीक है, तो ये किस कयाल में होता है? एक झील में होता है। केरल में बेम्बनाद झील में जवाहरलाल नेहरू नौका दौड़ प्रतियोगिता होता है। तो किस झील में होता है? तो बेम्बनाद झील में। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आपको पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान को बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं आप अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पसंद आएगा, समझ आएगा। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और इसके अलावा अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप डेली लूसेंट क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आप दिए गए लिंक के माध्यम से, डिस्क्रिप्शन में मैं वो लिंक दे दूंगा, उसके माध्यम से आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इस टेलीग्राम ग्रुप का खासियत यही है कि यहाँ प्रत्येक दिन एक टारगेट दिया जाता है और उन्हीं टारगेट से प्रत्येक शाम में 8:30 बजे से क्विज ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो आप उस क्विज में भाग लेकर अपने प्रदर्शन को निखार सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो को यही समाप्त करेंगे। आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।